नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। तमाम बुद्धिजीवियों के साथ आज हम बैठे हैं, लेकिन जिनसे बातचीत कर रहे हैं सबसे पहले उनका परिचय देना चाहूंगा। हमारे साथ विपिन शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि नेशनल टीवी कमेंटेटर हैं और जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल अफेयर्स पर खास पकड़ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज के अंतर्गत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम गर्मागर्मी, रोज एक नया विषय सामने आ जाता है। आप इन विषयों को कैसे देख रहे हैं? तमाम योजनाओं की बहार भी अभी दिल्ली में है। अभी वर्तमान स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव। धन्यवाद हिमांशु जी और आपके तमाम दर्शकों को 10 न्यूज नेटवर्क पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, और ये जो 70 विधानसभा की सीटों पर मुकाबला है, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं राजनीति की, तो बड़े विश्वास जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा कि ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा और बहुत संघर्ष भरा होगा, क्योंकि राह किसी के लिए भी आसान होने वाली नहीं। क्योंकि अगर हम तीनों मुख्य राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, और जहन में सबसे पहले जब दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं तो वो दौर याद आता है 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। और आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जरूर साझा करना चाहूंगा कि वो इकलौते ऐसे राजनेता थे पूरे विश्व में जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से चुनाव हारा नहीं था 50 वर्षों से ज्यादा। तो अपने आप में ऐसा अद्भुत कीर्तिमान स्थापित करने वाले कांग्रेस के नेता, जिनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे और बागडोर शीला दीक्षित जी के हाथ में थी, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या वो दौर रहा होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो विकास के कार्य हुए थे वो उस दौर में हुए थे। उनका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। और देखिए, ये हर एक राजनीतिक दल पे बात लागू होती है कि आपस में मतभेद या गुटबाजी, ये स्वाभाविक बात है कि आपस में आप सबकी महत्वाकांक्षाएं बीच में आ जाए जब नेताओं की, खासतौर पे जो वरिष्ठतम नेता है। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी जो बात थी, जो नजीर पेश करी थी उस समय की कांग्रेस पार्टी ने, कि वो आपस के मतभेद भुलाकर पार्टी हित में, जनहित में काम किया करते थे। तो यहां पर वो दौर, जैसे मैंने जिसके बारे में अभी जानकारी दी, और उसके बाद वो दौर भी आया जब कांग्रेस विधानसभा चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई। जैसे कि क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले, तो ये वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अब कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिख रही है दिल्ली में, क्योंकि वो अपना ही पुरानी जमीन तलाश रही है। क्योंकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां पर जो नतीजे आए हैं, उन्होंने एक नई ऊर्जा कांग्रेस की संगठन को दी है। तो फलस्वरूप कि इस समय कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने विधानसभा के चुनावों में कई बारी प्रचंड बहुमत दिया है, तो वो उनका भी आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। और अगर भाजपा की बात करें, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि सत्ता पे काबिज हो दिल्ली में, तो यहां पर जो दो राज्यों में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो जीत दर्ज करी है, तो उनकी संगठन में भी नई ऊर्जा आई है, नई प्रेरणा आई है, और आत्मविश्वास इस समय सातवें आसमान पर है। तो यही कारण है कि दिल्ली का जो मुकाबला है इस समय सही मायने में वो त्रिकोणीय होने वाला है। हाँ, उसमें एक बात जरूर, एक संभावना है कि अगर ये मान के चले कि स्पष्ट बहुमत किसी एक राजनीतिक दल को नहीं आता चुनावों के संपन्न होने के बाद, तो वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। तो ऐसी कई संभावनाएं हैं, क्योंकि चुनावों की जब बात कर रहे हैं, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। और तो एक बहुत दिलचस्प चुनाव हमारे बिल्कुल नजदीक है, दस्तक दे रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है। इसके साथ साथ एक सवाल और उठ जाता है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल जी कहीं तमाम नेताओं से मिलने जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ही हटा दिया जाए। जब 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल का दौर शुरू हुआ, उस समय कहा जाता है कि कांग्रेस के वोटर्स को इन्होंने आकर्षित करने का प्रयास किया।
तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन ना करने के पीछे वोट जो थे कांग्रेस के दोबारा से कांग्रेस के पास चले जाते? इस गर्मा गर्मी को आप कैसे देखते हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल को बधाई दूंगा, और खासतौर पे गजानन माली जी को, जो संस्थापक हैं इस चैनल के, कि आपने जो सवाल पूछा है इसकी बहुत अहमियत है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और जो एक बहुत भारी क्षति हुई है पूरे देश को, इतने एक महान नेता अर्थशास्त्री को हमने खोया है, तो उन्होंने एक बड़ी ऐतिहासिक बात बोली थी। मैं उसको हर एक मंच पे बोलता हूं, एपिक स्टेटमेंट। उन्होंने बोला था, कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। तो यहां पर क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं कि जब स्पष्ट बहुमत किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलता लोकतंत्र के महापर्व में, तो वहां पर आपको हाथ मिलाना पड़ता है अलग अलग राजनीतिक दलों से, कि ताकि सरकार का गठन हो पाए। और तो वहां पर कुछ समझौते होते हैं कि 2 कदम आप चले, 2 कदम आप दूसरे से उम्मीद करते हैं। तो यहां पर जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो बात बोली थी, गठबंधन की मजबूरियां, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, सहूलियत की राजनीति। यहां पर पंजाब में क्या हुआ, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर एकला चलो की राह पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और वहां पर नतीजे अपने सामने हैं। और दिल्ली की बात करें तो 4-3 का फॉर्मूला था इनका, कि 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा दिल्ली में लोकसभा का, और 3 पे, और नतीजे क्या हुए, 0 कोई सीट नहीं निकाल पाए। तो यहां पर अपनी सहूलियत के हिसाब से यहां पर चुनाव लड़े जाते हैं, गठबंधन में आया जाता है। तो यहां पर अभी क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा देखा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में है इस समय, 2 धड़े हैं यहां पर, क्योंकि एक जो गुट है वो चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, दूसरा गुट जो वरिष्ठतम नेताओं का है वो नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। आप संदीप दीक्षित जी की बात करें, ऐसे तमाम नेता हैं। तो वो जो चाहते हैं उसके पीछे उनकी खुद की सोच है। उनको लगता है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है, यहां पर स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है, शीला दीक्षित वाली, उस दौर को दोबारा लाया जा सकता है। तो यहां पर अभी इस समय क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, अभी तो क्योंकि चुनावों की तारीखों की औपचारिक तरीके से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहां पर कई सवाल जहन में आते हैं कि यहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा भाजपा का, क्योंकि पहले वो देख चुके हैं जब भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे लेके आए थे, उसके बाद क्या नतीजे निकले थे। तो यहां पर अभी बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत, क्योंकि चुनाव जो लड़े जाते हैं उनमें 2 मुख्य बातें होती हैं, एक रणनीति और दूसरी बात आत्मविश्वास। तो यहां पर आत्मविश्वास भी इस समय तीनों राजनीतिक दलों का, दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें तो इनका 7वें आसमान पर है, और रणनीति के तहत सब राजनीतिक दल चल रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कुछ की सूची अभी आनी बाकी है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ इसके मायने हैं, बहुत कुछ बयान करता है ये बात जी। दिल्ली पॉलिटिक्स से इस विधानसभा पर आ जाते हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? तीनों कैंडिडेट्स हालांकि अभी अनाउंस भी नहीं हुए भाजपा से, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है, और जिसके अनाउंस हो गए उनकी क्या खास पकड़ कस्तूरबा नगर विधानसभा में है? देखिए, आपका ये सवाल भी बहुत अहमियत रखता है, और खासतौर पे मेरे लिए भी अहमियत रखता है, क्योंकि मैं कस्तूरबा नगर से ही, ये मेरा भी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का मैं नागरिक हूँ और लाजपत नगर में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस बारी जो है कांग्रेस की तरफ से अभिषेक दत्त यहाँ के उम्मीदवार हैं, तो मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूं कि नेता कौन जिसको स्वीकृति एक आम आदमी देता है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, एक आम आदमी का नुमाइंदा हो, और जिसका जमीन से जुड़ा नेता हो। ऐसे ना हो कि अहंकारी नेता हो कि जब आप चुनाव जीत जाए उसके बाद नेताजी से कोई मिलने जाए और वो नेताजी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो बोले नेताजी घर पे नहीं है सीसीटीवी में देखकर। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर 21वीं सदी है, जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, जनता को भली भांति पता है कि कौन से नेता पे उनको भरोसा जताना है, कौन उनके अधूरे सपने पूरे कर सकता है, कौन जो अधूरे काम रह गए उनको अंजाम तक ले जा सकता है। तो यहां पर देखिए, कोई भी चुनावी मुकाबला एक तरफा नहीं होता। आज के दौर में जो राजनीति की मैं समझ रखता हूं बतौर पत्रकार, तो यहां पर अभी भी कस्तूरबा नगर में कई मुद्दे हैं। यहां पर
और ये वो दौर निकल गया जब राज्य चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे लड़े जाते थे। अब क्योंकि ये 21वीं सदी है तो यहां पर अपेक्षाएं, उम्मीदें भी काफी हैं एक आम आदमी की। वो चाहता है अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल हो, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, यहां पर अच्छे बाग बगीचे हों, और महज बोलने के लिए नहीं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात अतिक्रमण की समस्या है और जो तारों के झंझाल लटकते हैं वो एक तो दिखने में बहुत खराब लगता है, दूसरी बात उससे काफी खतरा हो सकता है। तो यहां पर ऐसी कई बातें हैं, कई समय से हम सुन रहे हैं कि यहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, वो दिन कब आएगा, वो आंखें तरस रही है उस चीज के लिए। और दूसरी बात है अतिक्रमण अपने आप में एक भयंकर समस्या है, क्योंकि कारण यह है कि वोट बैंक के चक्कर में यहां पर आप नेता, हमारे राजनीतिक दल, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है नेताओं को, और लेकिन ये कड़वा सच है कि यहां पर आप वोट बैंक साधने के चक्कर में भूल जाते हैं कि अतिक्रमण को हटाना भी आपका दायित्व है। कि अतिक्रमण किस लिए, अतिक्रमण अगर किसी जमीन पर हो रखा है, सरकारी जमीन पर, तो उसको हटाना किसका दायित्व है? तो वो तो जनहित की बात कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, अवैध घुसपैठ भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो यहां पर ऐसी तमाम बातें हैं कि आपको कोरोना काल, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तो वहां पर हमने क्या सीख ली कि कम से कम आप सारी बातों को नजरअंदाज करके, भूलकर आप ये सुनिश्चित करें कि एक आम आदमी के हित में कैसे उतरना है। कि वहां पर भी हमने देखा कि प्राणवायु, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था। तो यहां पर अब कम से कम आपको स्वास्थ्य मॉडल अपना बढ़िया करना है। और सबसे बड़ी बात है जो बगीचे हैं, कि बगीचे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल, जितनी ये बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल बीमारियों के लिए आप स्वास्थ्य चिकित्सकों से बात करें तो वो बताते हैं कि आप थोड़ी वॉक करें। लेकिन इंसान जाए, एक आम आदमी जाएगा, उसको बाग बगीचे अगर मिलेंगे नहीं वहां पर, उस बढ़िया साफ सफाई होगी नहीं, या वो वहां पर किसी तरह की समस्या होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कैसे वो एक ताजी हवा लेगा या वो व्यायाम कर सकता है वहां पर। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं कि यहाँ पर इस समय निकासी की एक समस्या है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो वहां पर जल भराव की समस्या आ जाती है। तो यहां पर अभी सोच जानी चाहिए कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप बनाएं। पेरिस, सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर बनाना दूर की बात, कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए हमारे नेताओं को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों को, सबको, जो मुद्दे जनहित से जुड़े हैं, तो और दिल्ली के संदर्भ में जो जुड़े हुए हैं, वहां पर राजनीति से ऊपर उठकर आप लोग जनहित में अगर काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, और वो मिल भी नहीं सकता। उसके पीछे कारण है कि विश्व की जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उनको पूर्ण राज्य का ओहदा मिलता नहीं है। तो यहां पर आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे अगर केंद्र सरकार भाजपा की, एनडीए की है, और यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली की, तो आपस में ऐसा ना हो कि एक अलग अलग सरकारें हैं तो आपस में अपनी वर्चस्व को बरकरार करने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहे। इस बीच नुकसान किसका होगा? एक आम आदमी का, एक दिल्ली वासी का। तो यहां पर जैसे आप आयुष्मान योजना को लेके देखिए, घमासान मचा हुआ है। और फिर उसके पहले हमने देखा नगर निगम के जब चुनाव नतीजे आए, उसके बाद सदन, क्या वहां पर दृश्य देखने को मिले थे। तो ये जनता ने इस दिन के लिए अपने कंफर्ट जोन से अपना बेशकीमती वोट डालने निकलती नहीं कि आप लोग आधे से ज्यादा समय व्यतीत कर दें घमासान में, तकरार में, एक दूसरे पे लांछन लगाने में। तो यहां पर अब कम से कम प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको जो नेता समझेगा और ये आश्वस्त करेगा एक आम आदमी को, दिल्ली के वोटर को, जनता उन्हीं को अपना बेशकीमती वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी बातचीत करने के लिए। निचोड़ ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये निकल रहा है कि एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव न लड़कर जन कल्याण के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। तमाम पॉइंटर्स जो है ये भी गिनाए कि किस तरह की समस्याएं दिल्ली जिनसे जूझ रही है, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषण कह सकते हैं 20 वर्षों का तमाम संक्षेप ढंग से हमारे साथ रखा। बातचीत बहुत ही सूक्ष्म और सुचारू रही। प्रश्न और भी हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। देखते रहिए टाइम न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा।